हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहता है एक प्रैक्टिस सेट में। तो 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया 6-7 लेक्चर में, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो है वो तीसरा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है फ्रेंड्स, वो 2020 का है। तो ये इतना प्रीवियस करंट में नहीं पूछने वाला, तो इसे हम इसलिए छोड़ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे एन चंद्रशेखरन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो पहला जो अरब देश बना है वो बना है यमन। एक मिनट फ्रेंड्स, डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन थ्रेड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो ये भी बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, वैसे आंसर इसका देख लीजिए। तो 2019 में जो चुना गया था क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा सी यानी सुदर्शन पटनायक। क्योंकि कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो बहुत दिन दिन में मिलता है, तो इसीलिए तो सुदर्शन पटनायक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? तो इंडिया ब्रेन एटलस जो तैयार किया गया है वो किया गया है IIT हैदराबाद, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IIT हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया गया है? तो हैंड टू हैंड जो होता है सैन्य अभ्यास वो होता है चाइना के साथ। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे मनमोहन सिंह। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो स्थापित किया गया है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। करंट का फ्रेंड्स, आप 1 साल का करंट अफेयर्स ज़रूर देख लीजिएगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, अगर आपका लास्ट दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो। क्वेश्चन नंबर 10, USA मेलानिया ट्रम्प्स के पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मैरी जॉर्डन। पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी है और जीवनी का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, परवीन राव को हाल ही में
भारत के किस उद्योग निकाय के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नासकॉम, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, नासकॉम। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कोरमो जॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कोरमो जॉब्स एप्लीकेशन का नाम है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गूगल हो जाएगा, गूगल। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को टर्मिन्स आधार पर निजी सचिव PS नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? यानी कि जो मुहर पाया गया है पशुपति मुहर, तो उसमें किस पशु की आकृति नहीं बनी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शेर का नहीं बना हुआ है, बाकी हाथी, गैंडा, हिरन इन सभी का चित्र बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड्स इससे पहली वाली क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार SI नाम का, प्रेगरी सेट नाम का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें दिया हुआ है कि कौन से कथन सही हैं यहाँ पे। तो चलिए हम मिला देखते हैं पहले ऑप्शन नंबर ए को। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर थे, तो ये बिल्कुल सही है। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। देखते हैं बी को। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऋषभदेव प्रथम थे। और 3 को देख लेते हैं। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभदेव थे, तो ये नहीं था फ्रेंड्स, ये पहला ही थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट होगा फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जो राजा थे वो बुद्ध के समकालीन थे। तो देख लेते हैं कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो पहला तो हो जाएंगे अजातशत्रु और उसके बाद प्रसेनजीत। ये दोनों जो थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सुमेलित करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम सुमेलित कर लेते हैं। इधर ग्रंथकार है यानी लेखक है और इधर मूल ग्रंथ है। तो जो 12 मिहिर जो पुस्तक है उनके लेखक हो जाएंगे, 1 मिनट पेंसिल ले लेते हैं, उनके लेखक हो जाएंगे 12 मिहिर ग्रंथ का ही नाम है फ्रेंड्स। और ये जो है मूल ग्रंथ है तो बृहत संहिता। थोड़ा और नीचे कर देते हैं, देखिए ये ग्रंथकार है
और ये जो है मूल ग्रंथ है। तो चलिए अब मिलाते हैं थोड़ा ऊपर करके। 12 मिहिर तो बृहद संहिता से, और विशाख दत्त तो विशाख दत्त जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे देवी चंद्र गुप्तम, और शूद्रक जो हैं वो हो जाएंगे मृच्छ कटिकम, और बिल्हन जो हैं वो हो जाएंगे विक्रमांक देवचलित्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर से ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 18। और अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट हैं, यानी 70वीं बीपीएससी का, तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसआई या फिर बीएसएससी का स्टूडेंट हैं, उसके लिए भी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी का क्लास चैप्टर वाइज हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले हैं? तो टीकाकार का नाम देख लीजिए, सायन। किसके शासनकाल के अधीन मतलब फले फूले मतलब थे? तो विजयनगर राजा जो थे उन्हीं के शासनकाल में थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों जो कथन है वो तीनों ही सही है। युद्ध दृश्य ये भी बनाया जाता था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य ये भी दिखाया जाता था, और दरबारी चित्रण तो खास करके बनाया ही जाता था। तो ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? तो वो थे राजा जय सिंह। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। और इधर अंग्रेज गवर्नर हैं और इधर उसके जो कार्य उनके द्वारा किया गया है वो हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स। तो इसका जो पहले हम इसे सुमेलित ही कर देते हैं। तो कलाइव जो हैं वो हो जाएंगे बंगाल में दोहरा शासन। और बैंटिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। और चार्ल्स मैटकॉफ जो हैं वो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन जो है वो बंग विभाजन से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 हुआ है फ्रेंड, 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 के बारे में 1908 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो हम पहले कथन को ही रखते हैं सामने और देख लेते हैं एक एक को। थोड़ा और ऊपर होगा फ्रेंड्स।
नहीं तो बरस आ जाता है सामने। वह बम जो श्रीमती पिंगले और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेरित था। तो ये बिल्कुल सही है, वो किंग्सफोर्ड के लिए ही मतलब योजना बनाई गई थी मारने का, लेकिन ये गाड़ी में चेंजिंग आने की वजह से इन दोनों की हत्या हो गई थी। तो ये सही है। ऑप्शन 2 को देखते हैं। क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हें ही मारना चाहते थे वो। ऑप्शन 3, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। तो ये भी सही है। एक को जो है फांसी दिया गया था और एक डर के कारण खुद ही आत्महत्या कर लिए थे। ये भी क्वेश्चन बना था बीपीएससी में कि किसने फांसी पे चढ़ा था और किसने खुद मतलब आत्महत्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा। देख लीजिए 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय जो वायसराय था फ्रेंड्स वो हार्डिंग था, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? यानी जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तो इसका विरोध हुआ था। तो क्यों हुआ था? तो इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में जो गणपति का शुभारंभ किया गया था वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, असत्य पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा फ्रेंड्स, इसके पात्र भागवत मेला कहलाते हैं। तो यही गलत है और ये जो सही है ये तीनों सही हो जाएंगे। यानी इसका मुख्य स्रोत विष्णु पुराण है, ये राइट है। हाँ, ए ऑप्शन भी सही है, मतलब कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। ये गलत है, बाकी आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर। सभी सत्य हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो आपका टाइम हो जाएगा और वो भी एग्ज़ाम के टाइम। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ये रॉलेट एक्ट के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, यानी इसी के लिए कहा गया था बिना दलील बिना वकील जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी के लिए सार्वजनिक विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसमें मतलब 1854 का जो वुड डिस्पैच यानी शिक्षा नीति लाई गई थी, तो इसमें लक्ष्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो लक्ष्य था वो था
बी यानी कि भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सही युग्म को चुनिए, यानी कि कौन से सही हैं। तो ये सही है, खजुराहो जो मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और किसके बारे में तो पूछा जा रहा है, सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो खगोलीय इकाई कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। देखते हैं इसका आंसर कहाँ किधर है। अगर 15 डिग्री का अंतर होता है तो समय में जो अंतर आती है, क्वेश्चन नंबर कितना था फ्रेंड्स, 31 था, 1 घंटा का। और अगर वहाँ पे 30 डिग्री बोला जाए तो यहाँ पे 2 घंटा, यानी कि आपको एक घंटा बराबर 15 डिग्री मान के चलना है। और जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन, अभी हाल ही में आप बीपीएससी 69 का पेपर देख लीजिएगा, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में मतलब क्या होता है। तो जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता और गहराई। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैथ वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हमने पहले ही बताया था, मैथ को हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 का तो काराकोरम ही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे कमेंट करके बोल सकते हैं एवरेस्ट, तो ऐसा नहीं। एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, और उसके बाद K2 है जो कि भारत में स्थित है, दूसरी सर्वोच्च चोटी। तो वो इसमें आंसर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, यानी कि इन चारों में बताइए कि कौन सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इस अनुसार काराकोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शिखर पूछा जा रहा है फिर चोटी नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन सुमेलित है। तो लोकटक झील मणिपुर में है, और सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, लेकिन हुसैन जो झील है, हुसैन सागर झील, ये कर्नाटक में ना होकर के तेलंगाना में है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, ये सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? यानी खेत मिट्टी में चूना क्यों मिलाते हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड्स, चूना मिट्टी की अम्लता को घटाता है। अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसे घटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। तो कोरबा पूछा जाए कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और इसका महत्व क्या है, तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथी इसका प्राकृतिक आवास है। क्वेश्चन नंबर 39। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो ये तापीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये उत्पन्न होती है फ्लाई ऐश पर्यावरणीय प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं एक एक को, क्योंकि इसमें ध्यान से बारीकी से किया जाता है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम, तो 1972 में हुआ था विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। और ये देख लेते हैं वियना सम्मेलन, तो ये 1982 में नहीं हुआ था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जो हुआ था 1987 में। और डी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरो 1992 में। तो क्वेश्चन के अनुसार बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा ही जा रहा है, नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो एक बार और देख लीजिए, विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो 1992। ये भी मैथ का है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो केरल व तमिलनाडु के मध्य। क्वेश्चन नंबर 43। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो जिप्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्लता दूर करने के लिए चूना का। 43। क्वेश्चन नंबर 44। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी मैथ वाला फ्रेंड्स, तो इसे भी ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। पोर्ट जोल क्या है? तो पोर्ट जोल जो है कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही पुराना है और
अब वर्तमान जो है उपराष्ट्रपति बोधन जगदीप धनखड़ बन चुके हैं, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 48, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? यानी कि अचानक गिरावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का। अचानक गिर जाता है तो तूफान आने की संभावना रहती है और धीरे धीरे ऊपर उठती है तो मौसम साफ होने को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित स्थलों या फिर स्मारकों पर विचार कीजिए कि कौन सा कहाँ पे है। यही है। तो देख लेते हैं एक एक करके। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो एक जो है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्वीय उद्यान, तो ये सही है फ्रेंड्स। चंपानेर में पावागढ़ पुरातात्वीय उद्यान है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, तो ये मुंबई में है। मामल्लपुरम, तो ये तमिलनाडु में है। और सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1935 का भारत शासन अधिनियम। सर्वाधिक जो संविधान बना है फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम है 1935 का, इससे बहुत सी चीज़ें एडॉप्ट किया गया है, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे क्या दिया हुआ है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देख लेते हैं कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त होता है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि दोनों का जो अधिकार है वो समान नहीं है। अब दो को देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जितना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है उतना ही मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो ये सही है। और थोड़ा और ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, 3 को देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। चार को देख लेते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो, तो ये भी गलत है फ्रेंड, 65 वर्ष। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर
51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कथन 2 और 3 सही है। और कथन 2 और 3 को आप एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा रोक करके। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि खुद से पढ़िएगा एक बार तो आपको ध्यान में रहेगी बातें। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज तो स्वीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 53, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करें जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मैंडेमस। क्वेश्चन नंबर 54, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 55, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक, क्योंकि वीडियो 50 क्वेश्चन क्रॉस कर चुका है, अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। और अगर एक क्वेश्चन मतलब एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सका फ्रेंड्स तो हम एक लेक्चर और ला करके कंप्लीट ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? तो राजकोषीय घाटे का जो अर्थ है वो है सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोत से उधारियां। क्वेश्चन नंबर 57, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर रखा गया है वो रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ मुद्रा होगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 59, और ये जो है संगठन और उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसे मिलान करते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। एक एक को देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो ये लंदन में है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। चलते हैं नेक्स्ट, आज यहीं तक रहने देंगे फ्रेंड्स, 60 तक। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो संबंधित है भुगतान संतुलन से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसे जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम कल कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर कल हम इस लेक्चर के साथ आएंगे।